में हमने व्याकरण भाग में संधि विषय को लेकर चर्चा की है या विवरण कर लिया है। इनमें हमने जान लिया है कि संधि किसे कहते हैं और उनके भेद कितने हैं। उसे याद करके हम आगे बढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो अक्षर मिलकर और एक नया अक्षर हुआ तो उसे संधि कहते हैं। और संधि के मुख्य रूप से तीन भेद मैंने कह दिया है। क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस तरह तीन प्रकार हम उन्हें विभाग करते हैं। और स्वर संधि किसे कहते हैं इसके अलावा आपको पहले जान लेना चाहिए। तो मालूम है ई उ ऋ ए ऐ ओ औ ये सभी स्वराक्षर माने जाते हैं। अतः एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिलकर और एक नया स्वर आया तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद मैंने आपको उल्लेख किया है। उसमें एक है सवर्ण दीर्घ संधि, इसे दीर्घ संधि भी कहते हैं। और दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है यन संधि, और चौथा है वृद्धि संधि, और पांचवा आयादि संधि। इस तरह स्वर संधि के 5 भेद हैं। इतना सब कुछ विचार मैंने संधि भाग में पिछले पीरियड में मैंने आपको समझा दिया है। आज दूसरा भेद, संधियों के दूसरा भेद है वह व्यंजन संधि। आज मैं तो व्यंजन संधि और तीसरा भेद विसर्ग संधि के बारे में आज आपको बता देता हूं। पहले व्यंजन अक्षर कौन से हैं? क्या मालूम है क्या आपको? व्यंजन अक्षर या व्यंजन वर्ण क्या है? देख लीजिए, ये पहले मैं आपको समझा दूंगा। क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ट ड ढ न, त थ द ध न, प प ब ब म, य र ल व श श स ह। ये सभी 33 वर्ण व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। वे सभी 33 वर्ण व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। एक विचार। और एक विचार, व्यंजन और संधियों के संबंध में जानकारी लेना चाहिए तो आपको वही वर्ग के शब्द आता रहता है। तो वर्ग क्या है? देख लीजिए, वर्णमाला के जो आपने वर्णमाला के अक्षरों को देख लिया है। क ख ग घ ञ, इसे एक वर्ग कहते हैं। का से न्या तक 5 वर्ण जो है, ಕಾದಿಂದ ನ್ಯ ತನಕ 5 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, उसे क वर्ग कहते हैं। और दूसरा है च छ ज झ ञ, वह च वर्ग कहते हैं। अभी देख लीजिए, च वर्ग के तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण कौन सा होता है? च छ ज, और ज तीसरा वर्ण है। ट ट ड ढ न, ट वर्ग है। ट वर्ग के चौथा वर्ण कौन सा है? ढा। इसी तरह ये वर्ग 5 वर्ग में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग वर्णों में आते हैं। ये ज्ञान आपको होना चाहिए इन व्यंजनों के संबंध में जानकारी बताते समय अथवा व्यंजन संधियों के संबंध में विवरण देते समय। ठीक है, आपने अभी व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। व्यंजन वर्ण कौन कौन से मालूम पड़ा है, व्यंजनों में वर्ग क्या है मालूम पड़ा है, और बाद में अभी व्यंजन संधि के बारे में जानकारी लेंगे। प्रथमतः व्यंजन संधि क्या है देख लीजिए। यही तो मैंने स्लाइड में रखा है या स्क्रीन में डाला है। व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने से जो परिवर्तन होता है
उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो संधि कहना चाहिए एक शब्द और दूसरा शब्द होना चाहिए। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व्यंजन होना है और उसके सम्मुख आने वाला वर्ण या तो स्वर हो सकता है नहीं तो व्यंजन भी। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आकर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधियों के लक्षण क्या है देख लीजिए। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, आपको मालूम पड़ता है। व्यंजन संधि के मेल कैसे होते हैं? किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद अगर किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन आए तो प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। शायद आपको ये विचार कुछ कष्ट समझ में आया होगा, परंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसने बता दिया है क्या है, किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण प्रथम अक्षर क च ट त प, ये प्रथम अक्षर है। क च ट त प वर्ग के प्रथम अक्षर है। तो प्रथम आकर उसके सम्मुख वर्ग के पांचवें अक्षर आया तो पांचवें अक्षर कौन कौन से आते हैं? ञ, न, न, म, ये पांचवें अक्षर है। उनमें से कोई आया तो उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में आता है। तो क के सम्मुख न, न, म कोई आया तो भी क के अंतिम पांचवा अक्षर है न्या, है ना। इसी तरह आता है, देख लीजिए, वाक प्लस मय वानमय, वाक प्लस मय वानमय। देखो ये न है ना, ये कक गगन्य इस अक्षर में आया है या वर्ण में आया है। कक गगन्य, देखो ये न्या अर्थात क प्रथम अक्षर है, उसी वर्ग के अंतिम अक्षर है न्या। दूसरा देख लीजिए, जगत नाथ जगन्नाथ। देख लीजिए जगत तत ददना, तत ददना किस तरह लिखते हैं? ना, इस तरह ना लिखना है, तत ददना। इसलिए त के साथ न आकर न हुआ है। कुल मिलाकर संधि होते समय क्या है? वर्ग के प्रथम अक्षर के सम्मुख पंचमाक्षर कोई आया तो प्रथम अक्षर के पांचवें वर्ण जो है वह वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। स्पष्ट हुआ है। और दूसरा एक विभाग देख लीजिए, दूसरा विभाग देख लीजिए, किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन अथवा कोई स्वर या कोई अंतस्थ अक्षर या र ल व आए तो प्रथम व्यंजन अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। मैं इसको अधिक डिटेल नहीं कर दूंगा, इसके बारे में आपको मैं तो जो मेटेरियल चाहिए वह तो भाई दे दूंगा। यहां देख लीजिए क्या है, प्रथम व्यंजन के बाद हर वर्ग के तीसरा चौथा व्यंजन अथवा तीसरा चौथा, अभी देख लीजिए यहाँ क आया है, तीसरा व्यंजन का है ग, चौथा कौन सा है? घ। स्वर कौन सा है? कोई अ ई उ, उसमें से कोई आया तो अंत अक्षर आया तो प्रथम व्यंजन अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है, अर्थात तीसरे व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। स्पष्ट हुआ है ना? क्या है? वर्ग के प्रथम अक्षर के सम्मुख तीसरे चौथे या कोई स्वर आया तो प्रथम अक्षर के वर्ग के तीसरे वर्ण क क ग, ये ग
तीसरा वर्ण है, ग में परिवर्तन हो जाता है। इतना ही है। का के सम्मुख तीसरे चौथे वर्ण आया तो मेल में प्रथम अक्षर के तीसरे वर्ण, प्रथम अक्षर के तीसरे वर्ण कौन सा है? का के लिए ग, चा के लिए जा, तीसरा वर्ण। तो ज वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। देख लीजिए, जगत ईश जगदीश, जगत ईश जगदीश, दिग्दर्शन दिग्दर्शन, दिग्दर्शन दिग्दर्शन। देख लीजिए, दिक क वर्ग के प्रथम अक्षर है, दर्शन द वर्ग के तीसरे अक्षर है, तो क के साथ द मिलकर ग हुआ। षट दर्शन, षट दर्शन। क्यों ड आया? क्योंकि टकारा टट ढना, तो ट के तीसरे वर्ण कौन सा है? ड, इसलिए षट दर्शन। दो नियम हुआ है। और इसी तरह तीसरा नियम है, पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में किसी वर्ग का पहला व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में ह हो, तो पहले व्यंजन को अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन होना पड़ता है। बहुत बहुत आसान है। प्रथम वर्ण वर्ग के प्रथम अक्षर और दूसरे मिलने वाला अक्षर ह है, तो वे वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। देख लीजिए, क के साथ ह आया तो ग में परिवर्तन होता है। इतना ही है। चाहिए तो लिख लीजिए, क्या है? क के साथ ह आया तो ग में परिवर्तन होता है, अथवा त के साथ ह आया तो द में परिवर्तन होता है। देखिए, वा हरि वाग्धरी, वा हरि वाग्धरी, तत्हित तद्दित, तत्हित तद्दित। बहुत बहुत आसान है ये। और तीसरा है, त या द से परे, त या ततदना में त या द से परे ल हो तो त या द का ल हो जाता है। उत्लास उल्लास, तत्लीन तल्लीन, शरद लास शरल्लास। ये बाद में त या द से पर श हो तो त या द का च हो जाता है और श बदलकर छ हो जाता है। सत शासन सच्चासन, शरद शशि शरद शशि, उत शिष्ट उच्चिष्ट। और छठवा, म से परे कोई स्पर्श व्यंजन हो, म से परे कोई स्पर्श व्यंजन हो, अर्थात कोई शब्द के अंतिम वर्ण म होना, उसके साथ कोई एक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क से म तक के जो वर्ण हैं वे सभी स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಕ ದಿಂದ ಮ ತನಕ 25 ವರ್ಣಗಳು. क ख ग घ न छ छ छ छ न ठ ठ ड ढ न थ थ द ध न प प प व म। ये 25 वर्णों में से कोई एक वर्ण आया तो किसके संदर्भ पर? म के साथ स्पर्श व्यंजन आया तो वो क्या हो जाता है? वह हो तो म उस वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। म उस वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है, अर्थात जो मिलने वाले अक्षर है उसके। देख लीजिए, ओकार ओंकार, तो न किस वर्ग में है? कक गगन्या, कक गगन्या, तो का वर्ग पंचम अक्षर। देख लीजिए, समचय संचय, तो न कहां से आया है? क्या वर्ग के पंचम अक्षर है। और संतोष संतोष, क्यों यह नकार आया है? क्योंकि ततद धना, ततद धना, अर्थात
इन वर्णों के पंचमाक्षर वर्ण में परिवर्तन होता है, इतना ही है। और सातवां विचार है, स या त वर्ग के पीछे श या च वर्ग हो तो स बदलकर श और त वर्ग का क्रम से च वर्ग हो जाता है। जैसे निशंक निशंक, सज्जन सज्जन, उच्चारण उच्चारण, ये सभी शब्दों को ध्यान देने से मालूम पड़ता है। और आठवां भाग देख लीजिए, आठवां भाग देख लीजिए। तो आठवां भाग में देख क्या है, स के पहले अ आ से भिन्न कोई अन्य स्वर हो तो स का रूप बदलकर श हो जाता है। अर्थात स के पहले, स के पहले अर्थात यह निकले निशेष, तो से के पहले यहाँ अ आ से भिन्न कोई अन्य स्वर, अर्थात अ को छोड़कर कोई स्वर आया तो स का, ये स है ना, उसका परिवर्तन रूप कौन सा आता है, श में परिवर्तन होता है। निशेष निशेष, अभिषेक अभिषेक, विषम विषम। ये बहुत बहुत आसान है। क्या हुआ है, स के सम्मुख को छोड़कर कोई अक्षर आया तो, स्वर, कोई स्वर अक्षर आया तो से के बदले में श्या होता है, अतः स के बदले में शा होता है। देख लीजिए, नी शेष में नी, इसमें कौन सा स्वर है, ई, रसोई, और स है, रसोई के साथ से या स मिलकर शे हुआ, अतः शा हुआ है। यहाँ देखो, अभिषेक, यहाँ ई है, भी में ई है और स है, तो अभिषेक हुआ। और यहाँ भी ई, सम विषम। और अंतिम व्यंजन वर्णों के या व्यंजन संधियों का एक विशेषता अथवा व्यंजन संधि के भेद, किसी स्वर या व्यंजन के आगे, स्वर या व्यंजन के आगे अ व्यंजन हो, सॉरी, छ व्यंजन हो तो छ से पहले च भी जुड़ जाता है, अर्थात छ रहता है, इसके पहले छ मिल जाता है। आच्छादन आच्छादन, छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया, स्वच्छंद स्वच्छंद। तो ये भी आपको मालूम पड़ा है, क्या है कि किसी स्वर या व्यंजन के आगे छ व्यंजन आया तो छ से पहले छ में आता है, छा के छ मिल जाता है। ये सभी भेद व्यंजन संधियों के ही, कुल मिलाकर 9 भेदों को मैंने यहाँ उल्लेख कर लिया है। अतः व्यंजन के वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन आकर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधियों की विशेषताओं को मैंने बता दी है। और इस संधियों में अंतिम प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग विसर्ग संधि के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, या स्वर वर्ण कौन सा है, व्यंजन वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, ये सभी हमने जान लिया है। या स्वर और व्यंजनों के मिलन से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का वास्तव स्वरूप यह है, अर्थात वास्तव स्वरूप दो बिंदुओं के रूप में दिखाना है, परंतु दो बिंदुओं को हमें उच्चारण करना कष्ट होता है, इसलिए अ के साथ उन दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं। अ मिलाकर उसे आह के रूप में लिखा जाता है। विसर्ग की गणना व्यंजनों में होती है। विसर्ग की गणना
व्यंजनों में होती है और उसका उच्चारण हलंत ह के समान होता है। हलंत ह, 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 अतः ह, इस तरह। और व्यंजन संधियों की विशेषता या प्रकार क्या है, देख लीजिए। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और पीछे भी अ हो, तो आह के स्थान में वो हो जाता है। विसर्ग के पहले अ हो, बाद अ हो, तो अ और अ मिलकर क्या होता है, ओ कार में परिवर्तन हो जाता है अथवा अ का लोप हो जाता है। जैसे प्रथम अध्याय, प्रथमोध्याय, प्रथमः अध्यायः, यहाँ दिया है अध्यायः दिया है, इसलिए अध्याय पढ़ेंगे, अंतिम और नहीं है, चिंता मत करो। तो प्रथमः म के बाद अ है और यहाँ अ है, तो अ और आ मिलकर आ नष्ट होकर म जाकर मो हुआ है। म की जगह में मो हुआ है। प्रथमोध्याय, इसलिए मनो अभिलाषा, मनो वो है, अभिलाषा मनोभिलाषा। यदि विसर्ग के पहले अ हो और पीछे अ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसा, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः एव, अतएव, परिवर्तन कुछ नहीं है। अतः एव, अतएव, तो विसर्ग के पहले अ हो और आ के अतिरिक्त और कोई स्वर आया तो, यहाँ कौन स्वर आया है, ये आया है, अतः यहाँ अतएव हुआ है। और यही तो मैंने यही बहुत कुछ उदाहरण को दे दिया है। यही कुछ तो मैं आपको विवरण करता जाऊंगा। अभी यदि विसर्ग के पहले आ या आ के छोड़कर और कोई दूसरा स्वर हो तथा आगे किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य र ल व ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। नि धन, निर्धन, अर्थात विसर्ग के पहले ये आया है और उसके सम्मुख वर्ग के तीसरा वर्ण आया है, वह वर्ग के तीसरा धन है, पर चौथा वर्ण है, तीसरा नहीं है, चौथा। तो निर्धन, नी ये है और आ आया है, तो निराशा, निर्गुण, निर्गुण, निर्मम, निर्मम। और यदि विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। नीरोग, नीरो, नीरस, नीरस। यदि विसर्ग के पहले ई अथवा ऊ हो और आगे क, ख या प, फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। निफल, निष्फल, निकपट, निष्कपट, दुकृत, दुष्कृत। यदि विसर्ग के बाद श श स हो तो विसर्ग नंतर श श स हो तो विसर्ग या तो जो का त्यों रहता है अथवा वह आगे का अक्षर हो जाता है। निसंदेह, निसंदेह, दुशासन, दुशासन। यदि विसर्ग के बाद छ अथवा छ हो तो विसर्ग के बदले श हो जाता है। निश्चय, निश्चय, निश्चल, निश्चल। यदि विसर्ग के बाद त अथवा थ हो तो विसर्ग का ल हो जाता है। जैसे दूतर, दुरत्तर, मनताप, मनस्ताप। यदि विसर्ग के पूर्व
अ हो और आगे किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो अ का वो हो जाता है। तपह बल तपोबल, यशः दा यशोदा, मनः रथ मनोरथ, मनः हर मनोहर। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में क ख प फ में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग जो का त्यों रहता है। जैसे पया पान, पया पान। क्या है? विसर्ग के पहले अ और बाद में क ख प फ, क ख प फ में से कोई एक वर्ण आया तो विसर्ग जो का त्यों रहता है। ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಗ ಅದ ವಿಸರ್ಗ ಮೊದಲು ಅ ಬರಬೇಕು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖ ಖ ಪ ಫ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಣ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇ ತರ ಸಂಧಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇರ್ಲಿ, ಅಧಃ ಪತನ್, अधः पतन, पया पान, पया पान। तो या के पहले अ है, यही प है, और यही भी अ है, यही प है। इस तरह मैंने आपको संधि क्या है, संधि के भेद तीन है, और संधि के तीन भेद कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन संधियों को मैंने विवरण दे दिए है, और आपको यही कुछ प्रश्न तो दिए गए हैं। ये प्रश्नों के बारे में एक बार आप कुछ ध्यान दीजिए। संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, तो मैंने बता दिया अभी अभी। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और उसके कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं, उदाहरण देकर समझाओ। तो लास्ट पीरियड में मैंने बता दिया है। अभी भी आपको स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ये तो स्वर संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि, आयति संधि। ये 5 संधियों के भेद हैं। और संधि करो, अभी परीक्षा में आपको इस तरह एक ओर से संधि विच्छेद करने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो संधि करने के लिए दे सकते हैं। ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು। सामान्य तौर पर आपको संधि विच्छेद करने के लिए बता देते हैं। विच्छेद करना क्या है, देख लीजिए यहाँ ये संधि स्वर अलग करो, अर्थात इस तरह सूर्योदय, इस तरह के भेद करने के लिए आपको बता दिया जाता है। परंतु यहां देखेंगे हम शिव आलय, शिवालय, और गीत उदक, गीत सॉरी वाह स्पेलिंग नहीं दिखता, परंतु शीत उदक, शीतोदक, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर, और घन अभाव, घनाभाव, रीति अनुसार, रीत्यानुसार, रवि उदय, रव्योदय, मत एकता, मत्येकता, अनुअय, अनुनय, पवित्र, पवित्र। यहां देखो इन शब्दों में स्वर संधि अलग करो। सूर्य उदय, सूर्योदय, हस्त अक्षर, हस्ताक्षर, गण ईश, गणेश, राज ऋषि, राजर्षि, इति आदि इत्यादि। राम ईश, रमेश, मही, महाईश, महेश, नृप, इंद्र, नृपेंद्र। इस तरह संधि विच्छेद करके लिखना है। और स किन अवस्थाओं में बदलकर श हो जाता है, मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि व्यंजन अक्षरों के 8वां भाग, 8वां भाग देख लीजिए। स के पहले
से भिन्न कोई अन्य स्वर हो तो सा के पहले छोड़कर कोई अन्य स्वर आया तो क्या होता है, स का टू बदलकर शा हो जाता है। और मैंने यह बता भी दिया है, नि से सेध निषेध, निषेध निषेध, अभिषेक अभिषेक, विषम विषम, यही यहां दिया है। और संधि करो, यही संधि करने के लिए बता दिया है। और मैं इसी के बारे में अधिक अधिक न बताने जाऊंगा कि आपको पढ़ते समय आपको समझ में आता रहता है। और संधिच्छेद करो, निर्भय निश्चल यशोभिलेष निर्जन, ये सभी विचार मैंने बता दिया है। आपको जितना चाहिए उतना आपको संधि के बारे में जानकारी मैंने बता दी है, वह आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपको परीक्षा के दृष्टि से मैं इतना बता देता हूँ, दो तरह के प्रश्न, संधि किसे कहते हैं उनके भेदों को शोधना समझाइए। दूसरा है, कुछ शब्द देते हैं संधि विच्छेद करने के लिए, और कुछ संधि विच्छेद करके देते हैं, और कुछ आपको संधि करने के लिए बता देते हैं। इतना जानकारी करने से आपको जो अंक दिए गए हैं ये पूर्ण अंक आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि 5 अंक के प्रश्न आपको इनमें से आएंगे। अच्छी तरह पढ़िए, घर में बैठिए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। मैं आज यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ, और अगले पीरियड में और एक व्याकरण भाग के साथ व्याकरण क्लास में आऊँगा। नमस्कार।